ज़ेरे असर जो इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसे भारत में जम कर दिया जाएगा खुदा न खास्ता। और उसका तमाम तर क्रेडिट वो देते हैं किसको? नरेंद्र मोदी को, कि ये काम कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और हमारा अज़्म, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। ये हमारा अज़्म भी है, हमारा ख्वाब भी है और उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तानी हर तरह से, हर अंदाज से कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हुए हैं। लेकिन मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर आज भी इंटरनेट बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनकी इस्मत दरी हो रही है। और नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व या अखंड भारत की सोच है उसने मकबूजा वादी कश्मीर को अपनी लपेट में ले रखा है। अब इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कपिल पटेल एक मुतनाज़ा बयान देते हैं और बहुत ख़तरनाक किस्म का बयान देते हैं कि 2024 तक पाकिस्तान के ज़ेरे असर जो इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसे भारत में जम कर दिया जाएगा खुदा न खास्ता। और उसका तमाम तर क्रेडिट वो देते हैं किसको? नरेंद्र मोदी को, कि ये काम कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। अब ये सोच रखने वाले लोग, ये सोच रखने वाली तंजीमें, जमातें जो भारत को रूल कर रही हैं, वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? उनकी सोच ऐसी है कि वो किसी को आज़ाद खित्ता तस्लीम ही नहीं करते, किसी आज़ाद खित्ते के अंदर रहने वाले बासियों को आज़ाद शहरी तस्लीम नहीं करते और अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं। तो ये दावा किस हद तक दावा है? और ख़ुद जो कश्मीरी लीडरशिप है, चाहे वो कश्मीर के अंदर इस वक्त जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रही है या भारतीय जेलों के अंदर जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रही है या इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर रहते हुए अपने तमाम तर मामलात को पूरी दुनिया के आगे रख रही है, वो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या सोचती है, उनकी सोच क्या है? वो पाकिस्तान के इक़दामात से, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उससे मुअस्सर कुन सफारतकारी से मुतासिर हैं या नहीं है, और इसमें मजीद किस तरह का बदलाव चाहते हैं? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कश्मीर सॉलिडारिटी डे, हैशटैग कश्मीर सॉलिडारिटी डे। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा मिसाल यासीन मलिक साहिबा, आप अहलिया हैं मारूफ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की और मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा भी हैं। आज के हमारे दूसरे मेहमान होंगे जनाब मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब, आप लंदन से हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। आप डायरेक्टर हैं दी जस्टिस फाउंडेशन के और लंदन के अंदर हुर्रियत रहनुमा के तौर पर काम कर रहे हैं। आज की हमारी तीसरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान होंगी मोहतरमा शाइस्ता सफ़ी साहिबा, आप हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है, आजकल लंदन में मुकीम है, हमारे साथ स्काइप लिंक के ऊपर जुड़ी हुई होंगी। मैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मिसाल यासीन मलिक साहिबा को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैडम, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तानियों का कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती, आप कितना इसको मुअस्सर समझती हैं मिसाल मलिक साहिबा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त से पहले भी जब भी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कश्मीरियों की आवाज़ बनता है, लीगली भी वो इसका शरीक है यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का, और पूरे कौम की तरफ से ये एक सिंबॉलिक डे होता है जब हर सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो ट्रिब्यूट पे करती है कश्मीरियों की शहादतें, सैक्रिफाइसेस, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाती है। तो मैं तो इस दिन के हवाले से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान का यूथ, पब्लिक, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की, औरतें, बच्चे, डॉक्टर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बिज़नेस कम्युनिटी हो गई, सब अपना बिज़नेस बंद करते हैं इस दिन और नुकसान जो है उनको मिलता है बिज़नेस में अगर वो बाहर निकलते हैं एज ए टोकन प्रोटेस्ट या एक सिंबॉलिकली। उसी तरह जो मीडिया है उसके अंदर, चाहे प्रिंट मीडिया, डिजिटल, सोशल मीडिया, हर जगह पे ट्रिब्यूट्स पे किए जाते हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू। तो ये एक नेशन की एक आवाज़ होती है
तो मैं समझती हूँ ये बहुत लाजमी है कि जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत नहीं दिया जाता तब तक पाकिस्तानी कौम जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहे। और मैं समझती हूँ 5 अगस्त के बाद तो वो सूरत हाल है कि वहाँ पे शहरा कट गई है और नस्ल कुशी की एक वो अगली स्टेज आ गई है जो कि किसी भी वक्त हम देखेंगे खुदा न खास्ता कि वहाँ पे हिंदुस्तान एक मेजॉरिटी में वहाँ पे सेटल हो सकता है। तो एक कॉलोनियलिज्म की तरफ हिंदुस्तान जो कंप्लीट इसको कॉलोनी बनाना चाह रहा है इंडिया की, तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। तो मैं शुक्रगुजार तो हूँ, मगर उसके साथ साथ जो तलवार लटक रही है, जिस तेज़ी से वहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, उसके लिए बहुत से इक़दाम उठाने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। मिसाल मलिक साहबा, आपने पाक हवाले से तो बात की कि किस तरह ताजर यहाँ की दीगर बरादरी सॉलिडारिटी का इजहार करती है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान बतौर हुकूमत और बतौर रियासत जिस तरह से तमाम तर अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए इजहार यकजहती कर रहा है, उस तरीक़ाकार को आप कितना मुतासर कुन समझती हैं? ये इफ़ेक्टिव है या इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए? मिसाल मलिक साहब, देखिए इस वक्त बात जो वहाँ पे जो कुछ हुआ है, एक लॉफेयर हुआ है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को रेफ्यूजी बना दिया है, उनका स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया है, उनकी विरासत की जो राइट है ओनरशिप एयरशिप वो छीन ली है, और वहाँ पे इंडियंस को डोमिसाइल्स और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब वहाँ पे 10 लाख हो गई है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी और उसके साथ 50 लाख से ज़ायद इंडियन पब्लिक वहाँ पे थ्रॉन्ग इन कर रही है, कश्मीरियों के प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल, सोशो रिलीजियस राइट्स लेके वहाँ पे मस्जिदों को शहीद कर रही है, वहाँ पे मंदिरों की तामीर हो रही है, लोगों के घरों को, बस्तियों को बुलडोज किया जा रहा है बाकायदा, और लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनको घरों से निकाल के उन घरों को कब्ज़ा कर रही है हिंदुस्तान की पब्लिक। तो और इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे आके जो है उनके इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं और उनको हज़ारों 500 साल के लिए जो है वो लीज़ पे लैंड्स अलॉट की जा रही हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी की। तो आप इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान की भारी जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान की स्टेट की, गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी की, मगर ख़ास तौर पे स्टेट की, रियासत की और हुकूमत की, कि इसके ऊपर लीगल एक्शंस लिया जाए, हिंदुस्तान को लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर डाला जाए। उसके लिए जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो फॉर्म करवाई जाए, उसके लिए पाकिस्तान काम करे ताकि जो वॉर क्राइम्स वहाँ पर हो रहे हैं उस पर प्रोसिक्यूट किया जाए इंडिया को, और जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं ICJ के, उनको कहा जाए कि इसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ केस फाइल किया जाए वॉर क्राइम्स का। तो इस वेरी स्ट्रॉन्ग डोसियर पाकिस्तान ने भी प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस को विद ऑल द प्रूफ्स, वीडियोग्राफिक प्रूफ्स, फ़ोन कॉल्स जो टेप हुई हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की, जिसमें वो एक्सपोज किया जा रहा है कि वो फेक ऑपरेशंस कर रहे हैं, इनकाउंटर्स कर रहे हैं और कासोस कर रहे हैं, और उनके लिए तो एक हंटिंग स्प्री है। तो बहुत सी जो एविडेंसेस जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो इनकी बेसिस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है जो इंटरनेशनल अदालतों में हम लेके जा सकते हैं अंडर द यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि हिंदुस्तान तो किसी भी नॉर्म ट्रीटी को मान ही नहीं रहा, और एग्रेसर पार्टी है और किलर भी है, ऑक्यूपायर भी है। तो उससे तो हम किसी भी सूरत जो है उसके कोर्ट्स से हम जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारी लीडरशिप जिस तरह कैदो बंद में उनको कत्ल किया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ऐसी खौफनाक सूरत हाल के अंदर हु विल लीड? तो इस वक्त लीड करने का जो मेजर रोल है वो है कि इंटरनेशनली लीड किया जाए और लीगल एक्शंस, लीगल कोर्स को अपनाया जाए हिंदुस्तान के इस ग्रूसम एक्ट को जो 4th जनीवा कन्वेंशन की वायलेशन है। तो उसके लिए पाकिस्तान को अर्जेंटली लॉबी करना चाहिए टू टेबल अ रेजोल्यूशन थ्रू द UN टू आस्क इंडिया टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस देयर। और उसके साथ हमने हाल ही में देखा है पिछले साल 2021 दिसंबर के अंदर कि पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन टेबल करवाई है UN के अंदर, जो पास भी हुई है, हक़ खुदरादियत की जनरल कराई है, मगर वो डेफिनेटली डायरेक्टली बेनिफिट करती है कश्मीर को। और अभी हाल ही में जो स्टॉक वाइट का जो मैटर आया है, जो एक लॉ फर्म है इंटरनेशनली रिकग्नाइज, जिसने पहली दफ़ा इतनी बड़ी एक रिपोर्ट शाया की है और उसके अंदर खुल के जो वॉर क्राइम्स लेबल किया है जो हिंदुस्तान कर रहा है, और 2000 से ज़ायद केसेस को उसके अंदर डाला गया है,
और वो अब एक लीगल कोर्स पहली दफ़ा कश्मीर के ऊपर स्टॉक वाइट लॉ फर्म जो है वो ले रही है उसके ऊपर, और उसके अंदर बहुत सी गवाहियाँ हैं, टेस्टमनीज़ हैं कश्मीरियों की। तो जब तक कि वो कोर्स फुल फॉर्म में नहीं फोर फ्रंट पर आएगा, मैं समझती हूँ कि अब स्पीचेस की हद तक या दूसरे ममालिक जो हैं कंडेम करने के अलावा जब तक ये अकाउंटेबल नहीं होगा इंडिया, तो वो मिसाल मलिक साहब, हम ऑप्शंस की तो बाद में बात करते हैं, लेकिन हमें जो मेजर ऑप्शन है जिसके ऊपर आपका गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बयान बड़ा वायरल रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आया कि आपने कहा कि OIC का जो पाकिस्तान के अंदर हंगामी इजलास बुलाया गया अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, वो कश्मीर के ऊपर भी बुलाया जाना चाहिए था। तो अब फैसल जावेद साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि 22 मार्च को कश्मीर के ऊपर वज़राए ख़ारजा का OIC काउंसिल का पाकिस्तान के अंदर इजलास बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। एक तो ये बता दीजिए कितना खुश आइंद है, और क्या ये इजलास अफगानिस्तान से मुतालिक जो इजलास बुलाया गया था उससे पहले नहीं हो जाना चाहिए था? ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ताख़ीर हुई है या देर हुई है? मिसाल साहिबा, देखिए ये तो मैंने उस वक्त भी, मेरा बयान भी आया था प्रेस के अंदर भी और सोशल मीडिया पे और वैसे भी टीवी के ऊपर, कि इट्स हाई टाइम कि जो OIC का एक हंगामी इजलास होना चाहिए कश्मीर के ऊपर। और 2 दफ़ा इनके इम्पॉर्टेंट तरीन हाई पावर्ड वफ्द लास्ट ईयर आए हैं और उन्होंने मुलाकातें मेरे साथ भी की हैं। उसमें जो OIC के उन्होंने कश्मीर एनबॉय भी हैं, एम्बेसडर यूसुफ जो उन्होंने बनाए हैं, और फिर उससे पहले भी जो IPHRC का जो वफ्द आया है OIC के साथ जो पैरेलल काम करता है, जिनको इजाज़त दी है पाकिस्तान ने एज ऑलवेज आज़ाद कश्मीर, वो गए हैं। फैक्ट फाइंडिंग मिशंस ने लाइन ऑफ कंट्रोल की हालत देखी है, क्योंकि जो दूसरी साइड है लाइन ऑफ कंट्रोल की, उसके अंदर OIC के ऑब्जर्वर्स ना सिर्फ OIC बल्कि UN मोगेब और किसी और इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अदर्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब OIC इधर आई है और उसने देखा है कि यहाँ फुल एक्सेस है और हर तरह की कवरेज वो कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे जो जहाँ पे असल मसला है, ब्लड बात है, ब्लड शेड है, वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं दी जा रही, तो इसके ऊपर तो बनता है कि हंगामी इजलास हो OIC की तरफ से। और जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर किया है एक हंगामी इजलास और एक फ़ंड जो है वहाँ की रिहैबिलिटेशन के लिए, टू रीबिल्ड अफगानिस्तान, एक वॉर ट्रॉडन एरिया रहा है 20 ईयर्स, तो उसके लिए एक पूरा एक फ़ंड जो है जनरेट किया जा रहा है फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और पावर्टी एलिवेशन के ऊपर। तो यहाँ पे तो लोग 70 साल से जो है जिस कर्ज से गुजर रहे हैं, स्पेशली इन 3 सालों के अंदर 5 अगस्त के बाद, तो भूखे प्यासे हैं लोग, जॉबलेस हैं, उनके इकोनॉमिक राइट्स सारे छीन लिए हैं, कोलोसल लॉस हुआ है हमारी इकॉनमीज़ को, हमारे सारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमसे ले लिए गए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रहनुमा जो हैं उनको ले लिया। जो आपने पैलेस्टाइन की बात की, पैलेस्टाइन और कश्मीर में बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं, जिस तरह वहाँ इजरायली सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक पे, उसी तरह की जूइश सेटलमेंट्स जो हैं, उसी तरह इंडिया अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वही रेप्लिकेट कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हाउसिंग कॉलोनीज, सैनिक कॉलोनीज, इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, और जो भी वहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं इंडिया कैप्चर कर रहा है। तो ऐसे के अंदर वी नीड इंटरनेशनल सपोर्ट, और ये सिर्फ हम आस्क नहीं करे, दे आर अ पार्टी टू द डिस्प्यूट थ्रू द यूनाइटेड नेशंस, दे कैन नॉट फॉरगो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दुनिया जो है इसको कंडेम करी। और OIC वाले भी जब आए थे, मैंने भी उनको तब भी ये कहा था कि आप ना सिर्फ इसके ऊपर रिपोर्टिंग करें, क्योंकि वो एक रिपोर्ट भी शाया कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी आने वाली है, जिसके अंदर उन्होंने मेरा भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, औरों की भी की हैं, विक्टिम्स की भी की हैं, जो LOC के ऊपर गोलाबारी हिंदुस्तान करता है, उन विक्टिम्स की जो कहानियाँ है वो भी उन्होंने उसके अंदर डाली हैं, और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की और आवाम की भी डाली है। मगर जब तक हम, जो मैंने पहले भी जवाब दिया है कि लीगल कोर्स के थ्रू नहीं जाएंगे, तो ये मामला दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, और एक टाइम खुदा न खास्ता आ जाएगा जब वहाँ पे सारे इंडियंस ही मेजॉरिटी में होंगे, और तब अगर प्लेबिसिट होता है तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल मलिक साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि मामला कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और विक्टिम्स जो वहाँ पर हैं वो इस सूरत हाल को किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल बात है। मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या मकबूजा वादी में जो मौजूद क़यादत है उनसे आपका राब्ता है, उनसे आपकी बातचीत होती रहती है, और वहाँ पर यानी मकबूजा वादी के अंदर भारत अपनी बर्बरियत के ज़रिए बाय द वे करना क्या चाह रहा है, ये किसी हद तक क्लियर हुआ उनसे, अगर आपकी बात हुई हो और आप तक उनसे डिस्कशन पहुँची हो उनकी? देखिए मेरी कोई राब्ता नहीं है, मेरे अपने जो शौहर हैं यासीन साहब, वो तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर हैं,
एज अ फैमिली मेम्बर भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें, चाहे वो वॉइस कॉल हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, चाहे स्काइप हो, जूम हो, किसी भी सूरत हमें इजाज़त नहीं दी हिंदुस्तान ने। और 3 साल होने को आ रहे हैं। 22 फरवरी 2019 को उनको अरेस्ट किया गया था और उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है तिहाड़ की, और कोई राब्ता नहीं है उनके साथ हमारा, स्पेशली हमारी फैमिली के साथ जो बदतरीन सलूक किया गया है। एंड वी आर वेरी वरीड अबाउट हिज हेल्थ, क्योंकि एक डेथ सेल 5 बाई 7 फीट का ओपन टॉयलेट है, और उसके साथ साथ जो दूसरे हमारे रहनुमा हैं सईद अली गिलानी साहब भी हाउस अरेस्ट में फौत हुए, और उनकी जो डेड बॉडी को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी फैमिली के साथ मैंने अफसोस तो किया था मैसेज के थ्रू, मगर कॉल्स नहीं हो सकती थी क्योंकि राब्ते सारे हिंदुस्तान ने बंद किए होते हैं। मगर डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से जो कोई ख़बर उनकी आती है, जो उनका मिशन है हमारी हुर्रियत क़यादत का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मैं भी और भी जो कश्मीरी लोग हैं जो यहाँ पर हैं, कि हम उनका पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। मगर बहुत मुश्किल है हमारे लीडरशिप के साथ जो है एक्सेस हो हमारी, या कोई राब्ता हो किसी भी किस्म की, सेकेंड टियर लीडरशिप की भी हो, वहाँ तो एलिमिनेशन की बातें हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ फैब्रिकेटेड जो चार्जेस और चार्ज शीट्स डाली हुई हैं NIA की, जिसके तहत उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाह रहा है हिंदुस्तान, चाहे वो आसिया साहिबा हों, चाहे शबीर शाह साहब हों, चाहे यासीन साहब हों। तो बहुत खौफनाक हालत है। मीर भाई साहब हाउस अरेस्टेड हैं, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग सूरत हाल है। डिस्टर्बिंग तो है सूरत हाल में। यासीन मलिक साहिबा पाकिस्तान के पास बतौर रियासत इस मुकदमे को लड़ने के लिए, यानी मुकदमा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं, इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल है जी, हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडिया की जो आर्मी है उनको प्रोसिक्यूट कराने के लिए बहुत सी एविडेंसेस हैं जो लेके जाए जा सकते हैं टू पनिश देम। और पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं जिसमें पैलेस्टाइन ने बड़ा एक इंटरनेशनल अदालतों में इजराइल को घसीटा है, और बहुत जगहों पे उनको फतह भी मिली है, बहुत जगहों पे नहीं मिली। मगर ये बात ज़रूर है कि दुनिया भर के अंदर आवाज़ लीगल कोर्स के थ्रू वहाँ पे उठी है, और वहाँ पे उन्होंने उसको सीरियसली लिया है और डिक्लेयर किया है उनको वॉर क्राइम्स। तो जेनोसाइड की जो 8th स्टेज पे पहुँच गया है कश्मीर का मामला, जो सबसे बड़ा क्राइम है दुनिया के अंदर, और इट इज़ नॉट जस्ट अ क्राइम ऑफ कश्मीरीज़ जो उनके ऊपर किया जा रहा है टू एलिमिनेट देम, बट इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ साउथ एशिया, जिसके अंदर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं उनका अमन, सलामती, तरक्की डायरेक्टली लिंक्ड है इस खित्ते के अमन के साथ। और अमन तभी मुमकिन हो सकता है जब हिंदुस्तान ये दहशतगर्दी बंद करे और कश्मीर का मसला उनकी उमंगों के मुताबिक हल हो, वरना तो ऐसी सूरत हाल है कि किसी भी वक्त कोई न्यूक्लियर स्टंट इंडिया कर सकता है। और उसने बहुत दफ़ा उसके डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, और जो इनकी इन हाउस मीटिंग्स होती है मिस्टर मोदी की, उसके अंदर इन्होंने नो फर्स्ट यूज़ जो है NFU को और न्यूक्लियर आर्सनल्स उसको रिव्यू करने का वो बहुत दफ़ा सोच रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको स्टैंड बाय रखें, बल्कि हम इसको यूज़ भी करेंगे। और इन्होंने किया भी है, बहुत क्लोज थे न्यूक्लियर एक्सचेंज के 27 फरवरी 2019 को। सो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके तहत जो है ये हम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी ये मामला बहुत स्ट्रांगली उठाया जा सकता है, और इंडिया को ख़िलाफ़ डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं कि ये पूरे खित्ते का जो पीस है अंडर चैप्टर 6 और 7 ये डेपुटाइज़ किया जा रहा है। तो बहुत से मामलात हैं लीगल लेंस के थ्रू जिसके थ्रू एक्शंस लिए जा सकते हैं, और या कैंपेन उसके लिए स्टार्ट की जा सकती है, या उसके लिए डेटा भी मौजूद है, चाहे वो स्टॉक वाइट की रिपोर्ट हो, चाहे लीगल फोरम फॉर कश्मीर की हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स हैं, और अब नेक्स्ट रिपोर्ट OIC की भी आ रही है। पाकिस्तान ने भी एक डॉसियर प्रेजेंट किया हुआ है, और बहुत सी एविडेंसेस हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा केस पोर्ट्रे कर सकते हैं। मिसाल मलिक साहबा, जिस तरह आपने कहा कि प्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, इंडिया हमेशा स्टंट खेलता है, और स्टंट सिर्फ उसके ऐसे नहीं है कि वो आपको वॉर जोन में धकेलना चाहता है, साथ साथ वो अपने वर्बल यानी कम्युनिकेशन के स्टंट भी वो खेलता दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के एक यूनियन मिनिस्टर हैं कपिल पटेल, उन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया, और मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद जब वापस हम आएंगे तो उसके ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है
उसे भारत के अंदर खुदा न ख्वास्ता जम कर दिया जाए और यह काम मोदी करा सकता है। ये बड़ा मुतनाज़ा बयान है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब आपकी तरफ से बतौर हुर्रियत रहनुमा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दो और इंपॉर्टेंट हुर्रियत रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे, मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब लंदन से और शाइस्ता सफ़ी वो भी लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे हम जानेंगे कि ये जो इंडिया स्टंट बार बार खेलता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए पाकिस्तान ने जो तरीका चुना हुआ है, इज दैट फेयर एनफ एंड इफेक्टिव? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। इस सेगमेंट में हमारे साथ मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब लंदन से मौजूद हैं, डायरेक्टर द जस्टिस फाउंडेशन, और शाइस्ता सफ़ी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, आप भी लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल मलिक साहिबा के लिए मैं ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़कर गया था। मिशाल मलिक साहिबा भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर हैं कपिल पटेल। उन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 तक जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है वो भी भारत में जम हो जाएगा खुदा न ख्वास्ता, और इसका तमाम तर सेहरा मोदी को जाएगा और ये मोदी ही कर सकता है। तो कितना ये कंट्रोवर्शियल किस्म का स्टेटमेंट है एक आज़ाद खित्ते के लिए इस तरह की बात करना? मैं तो यही कहूँगी कि इनकी अकल ही इस बात पर है, इनका जो पॉलिटिकल गोल्स ही यही हैं कि अपनी नालायकी, अपनी जो कुछ वो माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं, जो सिविल वॉर का एजेंडा है वहाँ पे चल रहा है, और जिस तरीके से एंटी माइनॉरिटी बिल्स का और भी बहुत से जो लॉज हैं जिसके तहत जो है डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, फार्मर्स मूवमेंट चल रही है। ऑलरेडी वहाँ पे कितनी ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट्स हैं जो और भी वल्नरेबल हो गई हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। मलिक साहब आप कहिएगा, मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब बड़ा टफ टाइम देते हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंडियन जर्नलिस्ट को ख़ास तौर पर। मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब, ये जो यौम यकजहती कश्मीर है, इस मौके के ऊपर स्टेटमेंट्स तो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, पब्लिक की जानिब से प्रोटेस्ट की में यकीनन जारी होते हैं। आप लोग भी लंदन में बैठ कर प्रोटेस्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये वाक़अतन इफ़ेक्टिव है, ये जो हिकमत अमली है हमारी, ये मौसर है इतनी बड़ी बर्बरियत के ख़िलाफ़? आपको पता है कि जब ये हम प्रोटेस्ट करवाते हैं या कोई स्टेटमेंट्स निकालते हैं, ये अक्सर ये सवाल पूछी जाती है, लेकिन आपको ये सवाल पूछना है मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है। ये एक ही दिन है पूरी साल में जहाँ पे अवाम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मगर बाकी मुमालिकों में जो दिखा सकते हैं उनके सॉलिडारिटी, हिमायत कश्मीर तहरीक के लिए, एक ही दिन है। और वो एक दिन के इंतज़ार हम रहते हैं कि हम भी देखें हमारा जो इंस्पिरेशन है, हमारा जो ईमान है वो मज़ीद मजबूत हो सकती है। पिछले 2 साल से जो हिंदुस्तान ने किया कश्मीर के अंदर, मतलब ये जो हमारा वो ईमान है अब वो टूट नहीं सकती है, लेकिन वो कभी कभी वो डाउन हो सकती है, मोटिवेशन डाउन हो सकती है, क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है, कोई टेंजिबल रिएक्शंस देखी नहीं है। हिंदुस्तान ने मतलब एक किस्म के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने खा लिया कश्मीर को। उन लोगों ने कत्ल गारत की आवाज़ बंद की, हमारे कायदीन को बंद किया। जैसे सहराई साहब भी शहीद हुआ जेल के अंदर, गिलानी साहब जब वो भी शहीद हो गया, उन लोगों ने उसकी लाश को घसीटा। यासीन मलिक साहब तब से जेल में है, कासिम फक्तूस साहब, आसिया अंद्राबी जी। तो मतलब the hope inside Kashmir has not broken, मगर थोड़ा सा डाउन हो जाती है। इसलिए 5th of February बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारा खुद के लिए नहीं, अगर हम खुद सवाल पूछेंगे कि इसके साथ क्या हो सकता है, आप सवाल पूछे मकबूजा कश्मीरी लोगों को कि उनकी हिम्मत कितनी बढ़ती है। एब्सोल्युटली राइट। आप साथ रहिएगा। शाइस्ता सफ़ी, शाइस्ता आपसे सवाल बनता है, अब पाकिस्तान के पास बतौर रियासत क्या ऑप्शंस हैं? यानी वो सलामती काउंसिल में जाए, जनरल असम्बली के अंदर करारदाद पेश करे, इंटरनेशनलाइज करे कश्मीर के इशू को, इसके अलावा पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है? बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मकबूजा कश्मीर को याद रखते हैं और अपने प्रोग्राम में इंडिजिनस कश्मीरियों को आप आवाज़ उनकी उठाने का मौका देते हैं। पाकिस्तान को बहैसियत एक सफ़ीर के, कश्मीर के एक सफ़ीर के, बहैसियत एक वकील के और बहैसियत एक बड़े भाई के, जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी उसको। आप देखिए कि हिंदुस्तान बतौर एक काबिज़ के हर हरबा इख्तियार कर रहा है, वो हरबा इख्तियार कर रहा है कि जिससे मकबूजा कश्मीर की
नस्ल कशी की जा सके, मकबूजा कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंजेस की जा सके, वहाँ पर लोगों को किस तरह डराया और धमकाया जा सकता है, हिंदुस्तान बतौर एक काबिज के हर हरबा इख्तियार कर रहा है। तो पाकिस्तान को बहैसियत एक सफ़ीर के, बहैसियत एक वकील के और बहैसियत एक बड़े भाई के हर जगह, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस दिलानी हो, या चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दिलाना हो, बावर कराना हो उसको कि एक जिम्मेदारी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने ली थी और दुनिया के ममालिक ने ली थी मकबूजा कश्मीर की, वो अभी तक अधूरी है। मकबूजा कश्मीर में लोगों की नस्ल कशी की जा रही है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, ये उन सलामती काउंसिल के इदारों की जिम्मेदारी बनती है, और ये उन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की और उनके ज़ेली इदारों की और जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और हिंदुस्तान का हाथ रोकें, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को एक शेर की मानंद समझ रहा है कि वो किस तरह कुचल रहा है मकबूजा कश्मीर के लोगों को, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लोगों को, जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो ख़ास तौर पर मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, किस तरह उनको रोज़ आए रोज़ पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है और खुलेआम उसकी वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं। हम मकबूजा कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान को ये बताया था और बारहा बताया था कि अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कश्मीरियों के साथ हो रहा है, इसके बाद आपकी बारी भी आएगी। लेकिन हम फिर भी अभी भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके साथ वो कुछ ना हो, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो कुछ ना हो जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है। लेकिन जो वक्त बता रहा है, जो हालात बता रहे हैं और जो इस वक्त रवैया बता रहा है ख़ासतौर पर आरएसएस और बीजेपी और जो मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान के, कि वो खुलेआम इस वक्त नस्ल कुशी की धमकियां दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरह ख़ासतौर पर इमरान खान साहब ने एक यूएन में जो तकरीर की थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था और कंपैरिजन किया था कि किस तरह जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो नाज़ी जर्मनी से मिलती हैं और किस तरह वहाँ पर जो हॉलोकास्ट किया गया इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत है। दोहराना जो है वो ये चीज़ नहीं है कि हम बार बार लोगों को दोहरा कर एक चीज़ सिर्फ उससे बोर कर रहे हैं, नहीं, हमें लोगों को याद दिलाना है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि हर उस जगह जाए जहाँ पर कि कश्मीर की आवाज़ उठाई जानी चाहिए, चाहे वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रेजोल्यूशंस हो, चाहे वो OIC हो या चाहे भी वो कोई भी ममालिक हो जहाँ पर के इंसानी OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम का कश्मीर के ऊपर एक इजलास पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। 22 मार्च को बुलाया गया है। आपको लगता है कि इज इट हाई टाइम फॉर पाकिस्तान टू कंडक्ट सच मीटिंग या फिर इसको पहले कर लेना चाहिए था? देखिए, मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। कश्मीर के अंदर जो हालात है उसके अंदर अर्जेंसी दिखाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह के हिंदुस्तान तेज़ इक़दाम कर रहा है, स्टेरॉइड पे इस वक्त वो चल रहा है और हर वो कदम जो इजराइल को सालों साल लगे करने में, हिंदुस्तान वो महीनों और दिनों में कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये देर से हुआ लेकिन चलें दुरुस्त हुआ, एटलीस्ट हो रहा है। अगर OIC का इजलास हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के लोगों की आवाज़ OIC के अंदर गूंजनी चाहिए, इस्लामी ममालिक के अंदर उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है ये सिर्फ एक ज़मीन का झगड़ा और ये सिर्फ एक टेरिटरी का मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरी उम्मत का मसला है, ये सब पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि इस वक्त ये इस्लाम दुश्मनी की जंग जैसी चल रही है, क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहे हैं, वो मुसलमानों को उनके आइडेंटिटी और मुसलमान होने की निस्बत से मार रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो मुसलमानों को मार रहे हैं वो उनको क्यों कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, वो उनको क्यों कह रहे हैं कि बीफ मत खाओ, वो उनको क्यों कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो और हिजाब मत करो। और अब वो हिंदुस्तान में जो मुसलमान लड़कियां हैं उनको हिजाब क्यों, जिन्होंने हिजाब किया उनको स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे। तो ये मुसलमान ममालिक को बताने की ज़रूरत है कि इस वक्त हिंदुस्तान की दुश्मनी सिर्फ कश्मीरियों से और उनकी कश्मीरियत से नहीं है, उनको दुश्मनी इस्लाम और हमारे मुसलमान होने से भी दुश्मनी है। और अगर आज वो हमारे साथ ये कर रहे हैं तो उनका जो अखंड भारत का एक ख्वाब है वो कल को आपके मुल्क में आकर ये आपके साथ भी कर सकते हैं। तो हमें ये एक हाई टाइम है, बिल्कुल हम अपने मुसलमान ममालिक के रहनुमाओं को, वहाँ के सरबराहों को ये बताएं कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है हिंदुस्तान तक तो आ चुका है, आगे आप लोगों की भी भारी आ सकती है, इसलिए अभी बोलें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी बोलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुज़म्मिल अकबर साहब ये इस तरह समझिए कि डीन है अखंड भारत के ऊपर बोलने के हवाले से। मैं चाहूँगा कि इनसे हम पूछें कि ये जो हिंदुत्व या अखंड भारत का ख्वाब लेकर बैठा है मोदी और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, बेसिकली है क्या
और इसका काउंटर नैरेटिव क्या हो सकता है? पाकिस्तान बड़ा इफेक्टिवली जवाब देता है इसके ऊपर, लेकिन एज ए नेशन हम किस तरह इसको काउंटर कर सकते हैं? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़कर गया था मुज़म्मिल अयूब ठाकुर साहब के लिए। ठाकुर साहब, अखंड भारत या हिंदुत्व, ये तो भारत सरकार, मोदी सरकार और क्या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब है, लेकिन उसके इस ख्वाब का काउंटर क्या हो सकता है? पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हम स्टेट लेवल के ऊपर तो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारे उमूमी बयानात होते हैं वो आपकी नज़र से गुजरते होंगे, तो वो जो कर रहा है उसका काउंटर क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो नैरेटिव शुरू हुआ है बीजेपी अखंड भारत का, ये कब से शुरू हुआ? ये 2019 से नहीं शुरू हुआ, जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35 के जो हुआ कश्मीर के अंदर। ये 1925 से शुरू होता है, जब नाजी जर्मनी अभी फुल स्विंग में था। उन्हीं दिनों में आरएसएस ने ये फिलॉसफी, अखंड भारत की फिलॉसफी बनाया। 100 साल लगे उन लोगों ने बर्दाश्त की, उन लोगों ने इंतजार की कि वो अपना आरएसएस एजेंडा, अखंड भारत का एजेंडा वो फुलफिल कर सके। अब अगर इसका काउंटर नैरेटिव देखना है, हम हिस्ट्री में देखें कि ये जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, जो लोग पैन नेशंस बनाना चाहते हैं, वन नेशन वन पार्टी वन रूलर, उनको कैसे तोड़ दिया? जैसे मुसोलिनी, जैसे हिटलर, नाजी जर्मनी, वो कैसे तोड़ गए? अगर हम सीखेंगे उससे तो फिर वही रास्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज टू हाईलाइट इट इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उनको समझाना है कि ये आरएसएस ये है क्या? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये फैशिस्ट आइडियोलॉजी है। अगर 100 साल पहले या 80 साल पहले हमने वो ख़त्म किया, फैशिस्ट आइडियोलॉजी को ख़त्म किया बाय क्रिएटिंग यूनिफिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज जो इकट्ठे होकर नाजी जर्मनी को तोड़ दिया। सिमिलरली अगर हिंदुस्तान की जो ओवरचर्स है, जो वो बनाना चाहते हैं, जो वो लोगों को मरवाना चाहते हैं, अगर उसको ख़त्म करना है, अगर उसको रोकना है, तो फिर बाकी ममालिकों को इकट्ठा होना चाहिए। एंड दे नीड टू स्टॉप दिस। सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली मुसलमानों को नहीं खत्म कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली वो नहीं पाकिस्तान को खाना चाहता है या अफगानिस्तान को खाना चाहता है। वो मिलिटरीली कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं। उनका जो आर्मीज है, आरएसएस आर्मीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी, आरएसएस का खुद का आर्मीज जो मिलियंस में होते हैं, उनके पास तलवार होते हैं, बंदूक होते हैं, लाठी होते हैं और सड़क पे चलकर लोगों को मरवाते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उनका सिर्फ मिलिट्री माइट नहीं है, उनका सिविलियन माइट भी है जो मिलिटराइज हो रही है। इसीलिए देयर हैज टू बी एन एक्सेस, देयर हैज टू बी ए यूनिफिकेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। अगर बाकी ममालिकों को वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, कम से कम मुसलमान मुल्कों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये जो अखंड भारत है, ये आपके मुल्क के लिए खतरा है, मगर ये आपके लोगों के लिए भी खतरा है, आपके ईमान के सवाल है। Are you satisfied with the level of lobbying Pakistan adopting nowadays? ऑप्शंस जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है लॉबिंग के लिए Nowadays, आपने this is a very good point, क्योंकि nowadays बहुत अहम बात है। जब से इमरान खान साहब ने स्पीच किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जब से मोहिद यूसुफ साहब ने वो NSA बन गया, फॉरेन ऑफिस ने वो दो डॉसियर निकाली, इट इज एन एक्सेप्शनल अप्रोच टू हिंदुस्तान को बेनिकाब करना। अब अगर आज तक हुआ ही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, दे हैव डन अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ वर्क टू एक्सपोज द इंडियन क्राइम्स। नॉट जस्ट, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर को वो टेरिटरी या कोई नेशनलिज्म या पेट्रियटिज्म की नजरिया से नहीं देखते, वो देखते हैं कि इस्लाम की नजरिया से, मुसलमान की नजरिया से। और ये प्रूफ है, सिर्फ कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान अक्सर फलस्तीन के लिए भी बात करती है, बाकी ममालिकों की बात करें, यमन की बात, फलस्तीन की बात, सीरिया की बात, बाकी ममालिकों जो जहाँ पे मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान, इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया कि ये मुस्लिम इशू है, ये सिर्फ कोई कश्मीरी इशू नहीं है, पाकिस्तान की इशू नहीं है, इस्लाम की इशू है, the other OIC countries need to quickly step up and understand and recognize। ये जो क्लैरिटी होना चाहिए वो immediately। ठाकुर साहब, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि मिलिटरीली भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि आरएसएस के पास सिविल मिलिट्री माइट है, ये आपने कहा, तो क्या मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर जिहाद को लॉन्च कर देना चाहिए? उनके यूनिफॉर्मिटी अगर अब देखी जाए तो फिर तो वो उसका जवाब यही बनता है। आप ये कहना चाह रहे हैं?
टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मुझे पता नहीं है। मैं कहूँगा जो यूनाइटेड नेशंस मुझे इजाज़त देती है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा है कि अगर इफ़ यू वांट टू डिफेंड योर लैंड, योर ऑनर, योर सॉवरेनिटी, आपको हक है सेल्फ डिफेंस करने के लिए। हम तो हिंदुस्तान नहीं जाते, वी डोंट गो टू इंडिया एंड डिमांड समथिंग फ्रॉम देयर। हम अपने घर के हिफाजत करते हैं, अपने औरतों को हिफाजत करते हैं, बुजुर्ग को हिफाजत करते हैं, कायदीन को हिफाजत करते हैं, अपने शुहदा को याद करते हैं। घर के अंदर, हमारा कश्मीर के अंदर, अगर वो हमारा घर के घुस कर हमें मार रहे हैं, मैं चुपचाप बैठूं, सुनूं और इंतजार करूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करेंगे? मुझे भी कोई हक बनती है, मुझे कोई फर्ज भी बनती है। एब्सोल्युटली राइट। शाइस्ता सफ़ी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सैयद अली गिलानी साहब की शहादत के बाद आपको लगता है कि मकबूजा वादी कश्मीर में जो हुर्रियत क़यादत है वो सही हाथों में है, दुरुस्त हाथों में, इफ़ेक्टिव हाथों में? देखिए, पहली बात है कि सैयद अली शाह गिलानी का आपने जिक्र किया, तो ये मैं कहना चाहूँगी और आपके ऑडियंस को लाजमी बताना चाहूँगी कि उनकी शहादत में भी जो एक रेजिस्टेंस मौजूद थी वो लोगों ने, मकबूजा कश्मीर की आवाम ने देखी कि वो जब शहीद हुए तो उनकी बॉडी को किस तरह घसीटा गया और उनके जो घर वाले हैं उनको उनकी जो आखिरी रसूमात हैं, उनका जो जनाजा है वो तक अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हमारे जनाजों में भी, हमारी पैदाइश में भी और हमारी ज़िंदगी में भी एक सर्वाइवल मौजूद होता है, एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है। जहाँ तक कि आपका सवाल मौजूद है, तो आप ये देखिए कि मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है, ये मकबूजा कश्मीर के हर फर्द के हाथ में है, ये वहाँ की आवाम के हाथ में है, वहाँ के यंगस्टर्स और बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन के हाथ में है। अगर हमारे जो हुर्रियत कायदीन है इस वक्त उनको जेलों में बंद कर दिया गया, आप नाम लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि हर जो हमारा कायद है वो इस वक्त जेल में मौजूद है, या घर में नज़रबंद है, या तिहाड़ जेल में मौजूद है, या उनकी हालत ऐसी कर दी गई है कि वो बात नहीं कर पाते हैं, या उनको इतना उन्होंने टॉर्चर किया है कि अब वो इस तरह सड़क के ऊपर आ नहीं सकते हैं। तो लेकिन फिर भी तहरीक आज़ादी जो कश्मीर है वो जिंदा है, क्योंकि वहाँ का जो हर फर्द है, वहाँ के जो इवन ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चे हैं, वो इसके ऊपर वो आज़ादी की तहरीक का हिस्सा है। तो अगर इस वक्त मैं कहूँ कि हिंदुस्तान ने हमारे जो हुर्रियत कायदीन हैं उनको जेलों में बंद किया हुआ है और हमारी जो बाकी लोग हैं उनको भी उस तरह बाहर नहीं आने दे रहे, लेकिन आप देखिए कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से आपको ख़बरें मौसूल हो रही हैं। अगर आप ये देखते हैं कि डॉक्टर मुदस्सिर को और अल्ताफ़ उनको शहीद किया जाता है, तो उनकी जो बेटी है उसकी एक वीडियो जो है वो जब पाकिस्तान के अवाम को और हमें और पूरी दुनिया को हिला सकती है और हमें इमोशनल कर सकती है, तो ये हम बता सकते हैं कि हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारी जो स्टोरीज़ हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वही हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों को बता सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम उनकी सॉलिडारिटी ले सकें। तो हिंदुस्तान ने जो एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले तमाम कायदीन को पूरे मंजर से हटा दिया, उनको जेलों में बंद कर दिया। मुसर्रत आलम साहब हो, कासिम फख्तू हो, आसिया इंद्राबी साहिबा हो, शबीर अहमद शाह हो, यासीन मलिक साहब हो, मैं जितने नाम ले लूँ इस वक्त वो जेलों में मौजूद हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब हमारे कायदीन जेलों में मौजूद हों तो उसके बाद जो आज़ादी की और जो तहरीक की डोर है वो नौजवानों के हाथ में आ जाती है। और किस तरह हमने भी देखा कि कोई भी तरीका जो है हिंदुस्तान उनको कोई भी मौका नहीं दे रहा वहाँ की आवाम को, वहाँ के लोगों को अपनी राय इजहार करने का। अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो उनके घर आर्मी आ जाती है। अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करते हैं तो सर्वेलेंस के तौर पे फिर उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि आपने ये पोस्ट क्यों की। अगर वो कोई अगर वो बोलते हैं तो उनकी बोलती बंद कर दी जाती है। अगर खुरम परवेज जैसा कोई बंदा वो लिखना चाह रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसको PSA के अंदर जो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर कोई फोटो जर्नलिस्ट जो है तस्वीर खींच रहा है और वो सिर्फ जुल्म दिखा रहा है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है तो उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जहर बंद किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोग तो बोलना चाह रहे हैं, वो सिर्फ बोलना नहीं चाह रहे, वो चीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इस वक्त फिर काम आपका और मेरा और हम सबका बनता है कि उनकी आवाज़ को जो दबाई जा रही है हम उठाएं। आप अपने मीडिया के थ्रू, हम अपने काम के थ्रू, डायस्पोरा में जो मौजूद लोग हैं वो अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, पाकिस्तान की एम्बेसीज जो मौजूद हैं अपने काम के थ्रू, और जो गवर्नमेंट मौजूद है वो अपने इक़दामात के थ्रू। तब हम ये कह सकते हैं कि जो कायदीन हमारे जेलों में भी अगर मौजूद है लेकिन हम उनकी आवाज़ जो है और हम उनकी जो तहरीक को है वो आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, अब शाइस्ता सफ़ी और मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब जब बात करना शुरू करते हैं ना तो मेरा दिल करता है कि मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करता रहूँ, सुनता रहूँ,
जुमलों का बहाव इतना ज़बरदस्त होता है कि दिल करता है कि आप बस बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। लीडरशिप मिसाल यासीन मलिक साहिबा, मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बहुत कम शाज़ो नाज़िर ही कभी अपीयर होते हैं और मेरी ख़ास रिक्वेस्ट के ऊपर टेलीविज़न पर अपीयर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता सफ़ी पाकिस्तान में किसी चैनल के ऊपर टाइम नहीं देती, वक्त ही नहीं होता उनके पास, मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर आप तशरीफ़ लाई, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया लंदन से। और मिसाल मलिक साहिबा, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, पूरा जहान इधर का उधर हो जाए, लेकिन एक हमारा नारा है, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।